उस दिन पिकनिक पर जंगल में सूरज की रोशनी भी अजीब तरह से फीकी लग रही थी, जैसे किसी अदृश्य चादर ने सब कुछ ढाक लिया हो। हवा में एक अजीब सी सड़ी हुई गंध थी, मीठी और घुटन भरी। और फिर मैंने वो फुसफुसाहट सुनी, ठीक मेरे कान के पास, जबकि मेरे दोस्त मुझसे काफी दूर थे। तुम यहां क्यों आए? मैं आर्यन, 22 साल का इंजीनियरिंग का छात्र, अपने 4 दोस्तों राहुल, नेहा, समीर और विशाल के साथ कॉलेज की तरफ से पिकनिक पर आया था। जगह थी शहर से दूर, एक घने जंगल के किनारे, जहां पुराने राजाओं के खंडहर थे। दोपहर का वक्त था, धूप खिली थी और हम सब हंसी मजाक, खाने पीने और तस्वीरों में मशगूल थे। लेकिन जंगल की हवा में एक अजीब सी खामोशी थी, जैसे कोई गहरी सांस ले रहा हो, और पेड़ों की डालियां कुछ ज्यादा ही टेढ़ी मेढ़ी दिख रही थीं, मानो हमें डरा रही हों। हमने पास के खंडहरों की तस्वीरें लेने का सोचा, जो घनी झाड़ियों और बेलों से ढके थे। जब हम खंडहरों के अंदर घुसे, तो अंदर अजीब सी ठंडक थी, जैसे सूरज की रोशनी वहां कभी पहुंची ही न हो। हवा में एक अजीब सी नमी थी और मिट्टी की तेज गंध। अचानक राहुल, जो हमेशा सबसे तेज चलता था और सबसे आगे निकल जाता था, एक पुराने टूटे हुए पत्थर के पीछे से चीखता हुआ बाहर आया। उसका चेहरा पीला पड़ गया था, आंखें डर से फटी हुई थीं और उसके शरीर में कंपन था। उसने हांफते हुए बताया कि उसने एक महिला की परछाई देखी है, जो घुटनों के बल बैठी हुई थी और उसकी आंखें पूरी तरह सफेद थीं, बिल्कुल दूध जैसी। हम सब हंसे, उसे मजाकिया समझा और मजाक उड़ाया। क्या हुआ राहुल, भूत देख लिया? पर उसके चेहरे पर डर बिल्कुल असली था। मैं यह सब सुनकर थोड़ा बेचैन हुआ, लेकिन फिर मैंने खंडहर के एक कोने में पड़े पुराने, जंग लगे और अजीब से चिन्हों वाले ताबीज को देखा। वो पत्थर और मिट्टी में आधा दबा हुआ था। जैसे ही मैंने उसे उत्सुकतावश उठाया, एक ठंडी, बर्फीली लहर मेरे शरीर से गुजर गई। ताबीज से एक अजीब सी काली, धुएंदार रोशनी निकली, जो पल भर में गायब हो गई। उसी पल बाहर से हवा का एक जोरदार, भयानक झोंका आया, जिससे सभी पेड़ तेजी से हिलने लगे, जैसे कोई अदृश्य ताकत उन्हें मरोड़ रही हो। और ठीक उसी क्षण राहुल फिर से चीख पड़ा। उसकी आवाज में पहले से भी ज्यादा दहशत थी। वो फिर आई है। उसने मुझे छू लिया। राहुल का चेहरा धीरे धीरे बदल रहा था। उसकी आंखें पहले लाल हुईं, फिर पूरी तरह काली पड़ गईं, जैसे उनमें कोई अंधेरी रात समा गई हो। उसकी आवाज अब राहुल की नहीं थी, बल्कि एक बूढ़ी, कर्कश, भयानक स्त्री की थी, जो अजीबोगरीब, प्राचीन भाषा में कुछ बुदबुदा रही थी। उसके शरीर पर झुर्रियां पड़ने लगी थीं और उंगलियां लंबी होकर खूनी नाखूनों में बदल रही थीं। हमने डरकर पीछे हटना चाहा, लेकिन जंगल अब हमारे खिलाफ था। पेड़ अपनी डालियां फैलाकर रास्ता रोक रहे थे, जैसे हमें निगलने को तैयार हों, और पेड़ों के तनों से अजीबोगरीब आवाजें आ रही थीं। हवा इतनी तेज हो गई कि हमें सांस लेना मुश्किल हो गया और पत्तियां हमारे चेहरों से टकरा रही थीं। आकाश में अचानक गहरे काले बादल छा गए और बिजली कड़कने लगी, जिसकी रोशनी में राहुल का बदला हुआ चेहरा और भी भयानक लग रहा था। मेरे दोस्त नेहा और विशाल घबराकर एक दूसरे से चिपक गए, उनकी आंखें डर से भरी थीं। समीर को, जो हमेशा किताबों में खोया रहता था और ऐतिहासिक कहानियों में रुचि रखता था, अचानक कुछ याद आया। इस जंगल के बारे में एक पुरानी कथा है, उसने हांफते हुए कहा। कहते हैं यहां एक शक्तिशाली डायन रहती थी, जिसे गांव वालों ने बहुत पहले एक ताबीज में कैद कर दिया था। वो ताबीज इसी खंडहर में कहीं छिपा था। अगर किसी ने उसे छुआ तो डायन फिर से जाग जाती है और जिसका शरीर वो छूती है, उसे अपना शिकार बना लेती है, उसे अपनी कठपुतली बना लेती है। हमारी आंखें फटी रह गईं। आर्यन ने ताबीज को देखा, जो अभी भी उसके हाथ में था और अजीब सी काली रोशनी छोड़ रहा था, जैसे उससे कोई बुराई रिस रही हो। राहुल, अब पूरी तरह डायन के वश में, हमारी तरफ बढ़ने लगा। उसकी आंखों में एक अजीब सी, खतरनाक चमक थी और उसके होंठों पर एक भयानक, दुष्ट मुस्कान। तुमने मुझे जगाया है, उसने राहुल की आवाज में, पर डायन के अंदाज में, गहरी और ठंडी आवाज में कहा, और अब तुम सब मेरे हो। तुम कभी इस जंगल से बाहर नहीं निकल पाओगे। हम भागने की कोशिश करते, पर जंगल की दिशाएं बदल रही थीं। हर रास्ता एक दूसरे में मिल रहा था, हमें कहीं से बाहर निकलने का रास्ता नहीं मिल रहा था, जैसे जंगल एक भूल भुलैया बन गया हो। पेड़ों की जड़ें जमीन से बाहर निकलकर हमारे पैर फंसाने लगीं, हमें धीमा कर रही थी। डायनवश राहुल तेजी से हमारा पीछा कर रहा था, उसकी हंसी हवा में गूंज रही थी, जिससे हमारे दिल दहल रहे थे और हमारी रूह कांप उठी थी। नेहा लड़खड़ाकर गिर गई, उसका पैर मुड़ गया था। विशाल उसे उठाने के लिए झुका और तभी राहुल ने उसे दबोच लिया। विशाल चीखा, उसकी आंखों में दहशत थी और उसके चेहरे पर मौत का डर साफ दिख रहा था। हमें पता था कि अगर इस ताबीज को नष्ट नहीं किया गया, तो हम में से कोई नहीं बचेगा, सब डायन के शिकार बन जाएंगे। पर डायन राहुल के शरीर में रहकर हमें उसे छूने भी नहीं दे रही थी, जैसे ताबीज उसके शरीर का ही एक अंग बन गया हो। डायन ने विशाल को कसकर अपनी गिरफ्त में लिया हुआ था, उसकी लंबी, नाखूनों वाली उंगलियां विशाल की गर्दन पर कस रही थीं, जिससे उसकी सांसें रुक रही थीं। विशाल के चेहरे का रंग उड़ गया था, उसकी आंखें बाहर निकली आ रही थीं और सांसें घुट रही थीं। नेहा चीख पड़ी, आर्यन, ताबीज, उसे तोड़ो। यही हमारी आखिरी उम्मीद है,
मेरे हाथ में अभी भी वही जंग लगा ताबीज था, जो अब और तेजी से धड़क रहा था, जैसे उसके अंदर कोई बुराई उबल रही हो और बाहर आने को बेताब हो। समीर ने आंखें मूंद लीं, उसका चेहरा पसीने से भीगा था। इसे नष्ट करो। यही एक रास्ता है, आर्यन। नहीं तो हम सब मर जाएंगे, हम सब खत्म हो जाएंगे। डायन की आंखें, जो अब पूरी तरह काली थीं, मुझ पर टिक गईं, उसकी आंखों से मानो आग निकल रही हो। उसके होंठों पर एक भयानक, क्रूर मुस्कान फैल गई। तुम इसे नष्ट नहीं कर सकते, मूर्ख, उसने राहुल की आवाज में पर 1000 साल पुरानी कर्कशता के साथ कहा। यह मेरी शक्ति का स्रोत है। तुमने मुझे जगाया है और अब तुम सब यहीं मेरे साथ रहोगे, इस अंधेरे जंगल में, हमेशा के लिए। मेरी दास्ता में उसकी शक्ति इतनी बढ़ गई थी कि हवा में एक सड़ी हुई, मीठी गंध फैल गई, जो अब और भी असहनीय हो चुकी थी, और जंगल की हर चीज, पेड़ पौधे और जमीन, कांपने लगी। पत्तियां तेजी से गिरने लगीं, और मिट्टी से अजीब से, कीचड़ से सने जीव निकलकर हमारी ओर रेंगने लगे, जैसे जमीन खुद ही जीवित हो उठी हो और हमें निगलने आ रही हो। मुझे पता था कि अब आर पार की लड़ाई थी। मैंने एक गहरी सांस ली, अपनी सारी हिम्मत जुटाई और अपनी आंखों से डर को दूर करने की कोशिश की। मैं तुम्हें ऐसा नहीं करने दूंगा, मैंने चिल्लाया। मेरी आवाज कांप रही थी पर उसमें दृढ़ता थी। मैंने अपनी पूरी ताकत से ताबीज को एक पास पड़े नुकीले, जड़ वाले पत्थर पर दे मारा। एक तेज, कान फाड़ देने वाली चीख पूरे जंगल में गूंज उठी। यह कोई इंसान की चीख नहीं थी, बल्कि सदियों पुरानी एक आत्मा की चीख थी, जो दर्द और क्रोध से भरी थी और हमें अंदर तक हिला रही थी। ताबीज से निकली काली, धुएंदार रोशनी और भी तेज हुई, एक काली आंधी सी बन गई, फिर एक भयानक धमाके के साथ फट गई, उसके टुकड़े हवा में बिखर गए। जैसे ही ताबीज के टुकड़े बिखरे, डायन राहुल के शरीर से एक काली, विशालकाय धुएं के रूप में बाहर निकली। वह एक भयानक छाया थी, जिसकी आंखें जलती हुई अंगारों जैसी थीं और उसके मुंह से काला धुआं निकल रहा था। वह हमारे ऊपर मंडराने लगी, उसकी चीखें हवा में गूंज रही थीं, जिससे हमें लगा कि हमारे कान फट जाएंगे और हमारी आत्मा शरीर से बाहर निकल जाएगी। राहुल जमीन पर बेजान पड़ा था, उसका शरीर कांप रहा था, जैसे अभी अभी किसी भयानक दुःस्वप्न से जागा हो। डायन की छाया ने हमारी ओर झपटा मारा, उसकी गति बिजली जैसी थी और उसकी काली धुंध हमारे ऊपर मंडरा रही थी। मैं घबराया, पर समीर ने मुझे खींचकर दूर कर दिया। अभी खत्म नहीं हुई, उसने हाफते हुए चिल्लाया, उसे उस जगह वापस भेजना होगा जहां से वो आई थी। खंडहर की गुफा में हमें याद आया कि जहां से ताबीज मिला था, उसके ठीक पीछे एक संकरी गुफा थी, जो पहले हमने नहीं देखी थी। शायद वही उसका मूल ठिकाना था, जहां उसे सदियों पहले कैद किया गया था। हमें उस विशाल काली छाया को उस गुफा में वापस धकेलना था, उसे हमेशा के लिए बंद करना था। डायन की छाया हम पर लगातार हमला कर रही थी, कभी पेड़ों की डालियों को मोड़कर, कभी हवा के तेज झोंकों से हमें धकेलकर, कभी हमें अजीबोगरीब भ्रम दिखाकर। उसका लक्ष्य था हमें कमजोर करना, हमारा मनोबल तोड़ना और हमें एक दूसरे से अलग करना। लेकिन हमारे पास अब एक ही मकसद था, राहुल को बचाना और इस जंगल को इस बुराई से आजाद करना। हम सब ने मिलकर, लड़खड़ाते हुए, अपनी बची हुई ताकत से राहुल को सहारा दिया और उस गुफा की तरफ भागे। गुफा के प्रवेश द्वार पर छाया और भी शक्तिशाली हो गई, एक काली दीवार बनकर हमें अंदर जाने से रोकने की कोशिश करने लगी। उसने हमारे रास्ते में विशाल पत्थरों को गिराना शुरू कर दिया, जमीन को तेजी से हिला दिया, जिससे हमें लगा कि भूकंप आ गया हो। गुफा के अंदर से एक ठंडी, सड़ी हुई, भयानक हवा का झोंका आ रहा था, जैसे वो हमें अपनी ओर खींच रहा हो, पर साथ ही बाहर धकेल भी रहा हो। हमारी सांसें फूल चुकी थीं, शरीर पसीने से लथपथ। हमें अपनी जान की परवाह नहीं थी, बस इस दुःस्वप्न को खत्म करना था। मैंने अपने हाथ में एक तेज धार वाला, नुकीला पत्थर उठाया, जो जमीन पर पड़ा था। समीर और नेहा ने राहुल को सहारा दिया। विशाल अभी भी बेहोश था, पर उसकी सांसें चल रही थीं, जो एक उम्मीद की किरण थी। डायन की चीखें और तेज हो गईं, जैसे उसे पता था कि हम क्या करने वाले हैं, और उसे इसका भयानक परिणाम पता था। मैंने एक पल भी नहीं गवाया। अपनी बची हुई पूरी ताकत से मैंने उस नुकीले पत्थर को डायन की विशालकाय काली छाया की ओर फेंका, जो गुफा के मुहाने पर एक भयावह रूप में मंडरा रही थी, जैसे एक विशालकाय राक्षस हो। पत्थर ने सीधे उसकी काली छाया को छेदा, जैसे कोई अदृश्य कवच टूट गया हो, और एक झटके से वह हिल उठी। एक भीषण, अंतिम चीख के साथ, डायन की छाया सिकुड़ने लगी, जैसे उसे कोई अदृश्य, प्रचंड शक्ति खींच रही हो, उसे अंदर घसीट रही हो। वह गुफा के अंदर की ओर तेजी से धंसने लगी, उसकी चीखें धीमी होती गईं, एक दर्दनाक कराह में बदलती गईं। एक आखिरी भयानक, लंबी चीख, और फिर सब शांत हो गया। गुफा का मुंह एक जोरदार, भयानक गड़गड़ाहट के साथ बंद हो गया, जैसे कभी वहां कुछ था ही नहीं, बस एक सपाट चट्टान रह गई, जिस पर कोई निशान नहीं था। धमाके के बाद जंगल में एक अजीब, अप्राकृतिक शांति छा गई। हवा थम गई थी, बादल छंट गए थे, और सूरज की रोशनी फिर से पेड़ों के बीच से छनकर आ रही थी। पर अब वो पहले जैसी खुशनुमा और जीवंत नहीं थी, बल्कि एक फीकी, लगभग भूतिया चमक थी, जो हर चीज को बेजान बना रही थी, जैसे जंगल ने अपनी आत्मा खो दी हो। राहुल जमीन पर बेसुध पड़ा था, उसकी सांसें बहुत धीमी चल रही थीं, पर अब उसके चेहरे पर वो भयानक भाव नहीं थे, सिर्फ थकावट थी।
विशाल भी धीरे धीरे होश में आ रहा था, अपनी आंखों को झपकाता हुआ, और उसे कुछ याद नहीं था कि क्या हुआ था। नेहा और समीर ने राहत की एक गहरी सांस ली, उनके चेहरे आंसुओं और पसीने से सने थे, पर उन पर डर की जगह अब सिर्फ थकावट और जीवित होने की राहत थी। हम सबने मिलकर राहुल और विशाल को उठाया। उनका वजन बहुत ज्यादा लग रहा था, जैसे डायन ने अपने जाते जाते भी कुछ बोझ उन पर छोड़ दिया हो, या कोई अदृश्य शक्ति अभी भी उन्हें जकड़े हुए हो। जैसे तैसे हम लड़खड़ाते हुए कार की ओर भागे, एक दूसरे को सहारा देते हुए। जंगल से बाहर निकलते ही हमें एक अजीब सी आजादी महसूस हुई, जैसे हमने कोई भयानक युद्ध जीत लिया हो, पर उसकी निशानियां हमारे शरीर और मन पर गहरी छप गई थीं, जो कभी मिटने वाली नहीं थीं। राहुल और विशाल को तुरंत अस्पताल में भर्ती कराया गया। डॉक्टर ने कहा कि उन्हें तेज बुखार, शरीर में गहरा शॉक और कुछ मानसिक आघात लगा है, पर शारीरिक रूप से कोई गंभीर चोट नहीं है। कुछ दिनों बाद वे दोनों पूरी तरह से ठीक हो गए, बाहरी तौर पर जैसे कुछ हुआ ही न हो। हमने इस पूरी घटना के बारे में किसी को एक शब्द भी नहीं बताया। हम जानते थे कि कोई हमारी बात पर यकीन नहीं करेगा। लोग हमें पागल समझते या हमें ध्यान खींचने वाला समझते। पर उस दिन की भयानक यादें मेरे मन से कभी नहीं गईं। हर रात मैं उन भयानक चीखों और डायन की उस काली छाया को अपनी आंखों के सामने देखता हूं, और मुझे वही सड़ी हुई गंध महसूस होती है। राहुल ने उस दिन के बारे में कुछ भी याद नहीं रखा, जैसे वो सब उसके साथ कभी हुआ ही नहीं था। वह कहता है कि उसे बस तेज बुखार आया था और वह बेहोश हो गया था। पर कभी कभी जब वो गहरी नींद में होता है, तो मैं उसे अजीबोगरीब प्राचीन भाषा में बुदबुदाते हुए सुनता हूं, जैसे कोई पुराना मंत्र बोल रहा हो। और उसकी आंखों में, हाँ, उसकी आंखों में कभी कभी मुझे एक अजीब सी काली पुरानी चमक दिखती है, बिल्कुल वैसी ही जैसी उस दिन मैंने खंडहर में देखी थी, जब डायन उस पर हावी हो गई थी। मुझे डर लगता है यह सोचकर कि क्या उसका एक अंश अभी भी राहुल के अंदर बचा है, एक बीज की तरह जो फिर से अंकुरित हो सकता है। मैं अब कभी जंगल में नहीं जाता। शहर का सबसे छोटा पार्क भी मुझे डरावना लगता है। हर पेड़ की परछाई मुझे उस डायन की भयानक आकृति जैसी लगती है, जो मुझे कहीं से भी देख सकती है। रात को जब मैं बिस्तर पर होता हूं, तो मुझे वही सड़ी हुई मीठी गंध महसूस होती है जो उस दिन जंगल में थी, और वो मेरे कमरों तक आती है। और मेरे कानों में वही कर्कश फुसफुसाहट गूंजती रहती है, तुम यहां क्यों आए? तुम यहां क्यों आए? कभी कभी तो मुझे लगता है कि यह फुसफुसाहट मेरे अंदर से ही आ रही है, मेरे दिमाग के किसी कोने से। मुझे नहीं पता कि डायन सच में खत्म हुई या बस वापस अपनी उस प्राचीन कैद में चली गई। क्या पता, कभी कोई और उस खंडहर के पास जाए और उसे फिर से जगा दे। या शायद वो पूरी तरह खत्म हुई ही नहीं। क्या पता उसका एक टुकड़ा, एक छोटा सा अंश अभी भी राहुल के अंदर बचा हो, या शायद मेरे अंदर ही, जिसने उस ताबीज को छुआ था। क्या पता वह बस इंतजार कर रही हो सही समय का, जब हम पूरी तरह से सुरक्षित महसूस करें, जब हम लापरवाह हों और फिर से हमला करें। आज भी जब मैं किसी अंधेरे कोने से गुजरता हूं या अपनी परछाई को दीवार पर देखता हूं, तो मुझे लगता है कि कोई मुझे देख रहा है, उसकी ठंडी काली आंखें मुझ पर गड़ी हैं। और कभी कभी अपनी परछाई को देखकर मुझे डर लगता है, क्योंकि मुझे लगता है वो मुझसे कुछ कहना चाहती है, कुछ ऐसा जो मुझे पता है पर मैं स्वीकार नहीं करना चाहता। क्या हम सच में उस दिन डायन से बच पाए थे, या वो बस अपना खेल खेल रही थी, इंतजार कर रही थी जब हम पूरी तरह से सुरक्षित महसूस करें, जब हम अपने डर को भूल जाएं, ताकि वो फिर से हमला कर सके और इस बार कोई बचने वाला न हो। मुझे डर लगता है कि एक दिन वही फुसफुसाहट फिर से सुनाई देगी, पहले से भी ज्यादा स्पष्ट, पहले से भी ज्यादा नजदीक। मैं वापस आ गई हूं, और इस बार तुम नहीं बचोगे।